अगर आज से 5 साल बाद आप किसी सक्सेसफुल इन्वेस्टर को देखते हो तो उसने कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं यूज की होगी, उसने सिर्फ प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट की होगी। और बहुत सारे लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना जानते नहीं। और इंडिया में 95% ऑफ द पीपल अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इसीलिए लूज करते ताकि उन्होंने बेसिक्स ही नहीं सीखी। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट की कंप्लीट कोर्स देने वाला हूं, बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आप कोई भी फाइनेंशियल न्यूज समझ पाओगे, किसी भी कंपनी को एनालिसिस कर पाओगे, म्यूचुअल फंड और स्टॉक का डिफरेंस समझ पाओगे, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कब क्या डिसीजन ले सकता है ये आप इंडिपेंडेंटली ले सकते हो। ये यूट्यूब की कोई नॉर्मल वीडियो नहीं, ये कंप्लीट कोर्स है। आज इंडिया में करोड़ लोग सैलरी कमाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग अपने सैलरी को वेल्थ में कन्वर्ट कर पाते हैं। क्यों? उनके पैसे उनके लिए काम करते हैं। अगर आप सिर्फ सेविंग करोगे तो इन्फ्लेशन आपके पैसे खा जाएगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग सीख जाते हो तो कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपने सिर्फ 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट कर दी। 12% अगर आपके एसआईपी का इंटरेस्ट रहा तो 25 ईयर्स के बाद आपके अकाउंट में होंगे पूरे के पूरे 1.8 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। इसलिए इन्वेस्टिंग सीखना आज के टाइम में लग्जरी नहीं तो नेसेसिटी बन चुका है। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई और बीएसई, उसके बाद हम देखेंगे कि सेबी ये पूरा का पूरा मार्केट रेगुलेट कौन करती है, उसके बाद हम देखेंगे आईपीओ क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इसके बाद देखेंगे शेयर्स क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, मार्केट की जो इंडेक्स होती है ये इंडेक्स कौन सी होती है, उसके बाद आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं कुछ तो कंपनी को एनालिसिस करने के लिए वो हम देखेंगे, म्यूचुअल फंड देखेंगे, ईटीएफ्स हम देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, अगर आप इस मार्केट में रिस्क कैसे आपका कम कर सकते हो, इसके बाद हम देखेंगे साइकोलॉजी, उसके बाद पोर्टफोलियो बिल्डिंग, पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हो ये, और कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं वो सब हम देखेंगे, और लास्ट में आपको मैं एक बिगिनर रोड मैप भी दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या है। मान लो एक कंपनी है और उसे अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, उस एक्सपांशन के लिए उसे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब उस कंपनी के पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट बैंक से लोन ले या सेकंड अपने शेयर पब्लिक में बांट दे और उनसे पैसा ले, तो कंपनी सेकंड ऑप्शन चूज करती है। और इन्हीं पीसेस को हम कहते हैं शेयर्स। जब आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हो, चाहे आप 0.001% ही क्यों ना हो, लेकिन अब आप कंपनी के ओनर बन गए। तो अब अगर आपको भी ये शेयर खरीदने हैं तो ये शेयर कहां पे मिलते हैं, तो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस मतलब क्या, जैसे अमेजॉन एक मार्केट प्लेस है जहां पे सेलर आता है, अपनी कुछ भी चीजें हो बेचता है और हमारे जैसे बायर वहां से जाके लेते हैं। वैसे ही इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे जाके हमारे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर शेयर की बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। मान लो आपने 2 साल पहले एक शेयर खरीदा था, अब आप उसे वो बेचना चाहते हो, आप कैसे बेचोगे, मुझे वही शेयर चाहिए लेकिन हम दोनों तो एक में दूसरे को पहचानते नहीं, तो आप वो कैसे बेचोगे और वो मैं कैसे खरीद सकता हूं, तो आप वो स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हो, मैं भी उसी स्टॉक एक्सचेंज पे आता हूं, आप वो शेयर बेचते हो और वही शेयर मैं वहां से खरीद सकता हूं। तो अब ये स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े बड़े ट्रेडर है, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कोई तो ध्यान रखने वाला आदमी या कोई तो एक बॉडी होनी चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने या हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिक्लेयर किया जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी रहे प्राइस में, कोई भी फ्रॉड इन्वेस्टर के साथ ना हो, अगर इन्वेस्ट करने जाते हो तो हमारे साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, ये भी सेबी इंश्योर करता है। उसके बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मतलब इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वहां पे बना रहे और इन्वेस्टर के साथ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार मार्केट में ना हो, ये सेबी इंश्योर करता है। सिंपल भाषा में अगर कहे तो स्टॉक मार्केट का पुलिस मतलब सेबी। तो अब दो टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, सबसे पहला होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट मतलब क्या, जब फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर पब्लिक में बांटती है। मान लो आपके घर में आप 4-5 लोगों की कंपनी, आपके चाचा आपके भाई उसके ओनर है, उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम पब्लिक में उसके शेयर बांटते हो, आप तो अब तक क्या था, आप प्राइवेटली ओन वो कंपनी कर रहे थे, आपके घर वाले ही लोग उसे ओन कर रहे थे, लेकिन अब आपको और ज्यादा एक्सपांड करने की जरूरत है, तो आपने क्या किया, आपके शेयर पब्लिक में बांट दिए और पब्लिक से पैसा उठा लिया। तो फर्स्ट टाइम जब आप ये
कंपनी के शेयर पब्लिक में बांटते हो, ये हो गया प्राइमरी मार्केट, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ। अगर आपने फर्स्ट टाइम अब कंपनी के शेयर पब्लिक में बांट दिए, इसके बाद शेयर अब स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो गए। कहां पे? एनएसई और बीएसई पे। अब अगर किसी को उन शेयर में बाइंग या सेलिंग करनी है तो अब स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी बाइंग या सेलिंग होगी। और जो ये स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग या सेलिंग हो रही है, इसी को कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो अब आप जो ये सब शेयर्स खरीदते हो, बेचते हो, इन सब शेयर को आपको स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो वहीं पे आता है हमारा डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट के जैसे आपका एक अकाउंट होता है जिसपे आप डिजिटली आपके शेयर्स रख सकते हो। जैसे आपने मान लो बैंक में जाके आपने पैसा रख के आए, तो अब वो आपको बैंक के मोबाइल पे के ऐप पे दिखाई देगा कि आपकी अमाउंट कितनी है। अगर आप किसी को भेज रहे हो तो आपने डेबिट कितने किए, क्रेडिट कितने हुए, आपका आज का बैलेंस कितना है, ये सब आप बैंक के जो भी ऐप होता है वहां पे देख सकते हो। वैसे ही आपका डीमैट अकाउंट होता है जहां पे डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, मतलब डिजिटली आपके जो भी शेयर, आपने कोई भी शेयर बाय करा हो तो वो शेयर्स रखने के लिए आपको चाहिए होता है डीमैट अकाउंट। और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट जो शेयर्स के बाइंग या सेलिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर डीमैट अकाउंट की बात करें तो इंडिया में अच्छे ब्रोकर अवेलेबल है, जैसे कि जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया। यहाँ पे इजीली ई केवाईसी करके आप आपका डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो अब आपको मार्केट को अगर ट्रैक करना है तो आप हर एक कंपनी रोज ट्रैक नहीं कर सकते, तो इसी के लिए बना होता है मार्केट का इंडेक्स। जैसे कि दो मेजर इंडेक्स हम कहते हैं, बाकी और इंडेक्स यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपने सुना होगा निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 इंडेक्स हमें दर्शाता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज क्या परफॉर्म कर रही है। अगर टॉप 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब हमारा इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर टॉप 50 कंपनीज बुरा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब हमारा इंडियन मार्केट भी बुरा परफॉर्म कर रहा है। और एक होता है सेंसेक्स, भी आपने नाम सुना होगा। तो सेंसेक्स जो बीएसई की हमारी होती है, टॉप 30 कंपनी जो है बीएसई पे लिस्टेड, वो टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स में होती है। तो ये जस्ट एक बेंचमार्क हो गया जिससे ट्रैक करके आप कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। तो अब ये इतने बड़े मार्केट में अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहते हैं जो बाइंग या सेलिंग करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे एफआईएस। एफआईएस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो फॉरेनर्स है, जो यूएस, यूके, यूरोप से है, ये भी इन्वेस्टर हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम भी चाहे तो हम भी यूएस, यूके के मार्केट में, हमारे आउटसाइड कंट्री के मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग बाहर से इन्वेस्ट यहां पे करते हैं उन्हें कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या कि बड़े बड़े, वहां पे भी कुछ म्यूचुअल फंड होती है, वहां पे भी पेंशन एजेंसीज होती है, उनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे स्टॉक का एक्सपोजर उन्हें देते हैं, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए। सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे डीआईएस। डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गई, हमारी पेंशन इंडस्ट्री हो गई, बैंकिंग वाली इंडस्ट्री हो गई, या बड़ी बड़ी जो भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री है या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, वो भी इस मार्केट में पार्टिसिपेट करती है, वो भी शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदती है। तो वो हो गए, उन्हें कहा जाता है डीआईआई, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। देन हमारे आते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब क्या? जो इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं, जो भी टेक्निकल एनालिसिस पे डिसीजन लेते हैं, वो हो गए हमारे ट्रेडर्स। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर मतलब क्या कि मान लो मैंने कोई स्टॉक खरीद लिया और एक साल के ज्यादा के होराइजन के लिए अगर मैं रखता हूं स्टॉक को, तो मैं इन्वेस्टर हो गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी होते हैं, जैसे कि 3 से 6 महीने तक मैंने कुछ स्टॉक को खरीद के रख लिया। स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जो कि स्विंग कैचअप करने का काम वहां पे करते हैं। उसके बाद आते हैं हेज फंड। तो हेज फंड का प्राइमरी गोल ये होता है कि हेज फंड जो वर्क करते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं या एचएनआईज होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, 100-500 करोड़ से भी ज्यादा जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एचएनआईज बने होते हैं। और उसके बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो म्यूचुअल फंड क्या हो गया? म्यूचुअल फंड तो अल्टीमेटली इन्वेस्ट किस में करता है? स्टॉक में करता है। म्यूचुअल फंड ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, लेकिन वो भी स्टॉक खरीदता है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अगर कोई स्टॉक बाइंग करनी तो वो भी इसी मार्केट से स्टॉक बाइंग या सेलिंग करती है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी स्टॉक की बाइंग या सेलिंग स्टॉक मार्केट से ही करती है। ये सब हो गए मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, और इन्हीं की वजह से जो बाइंग या सेलिंग होती है उसकी वजह से हमारे स्टॉक में प्राइस में मूव आती है। अगर डिमांड अच्छा रहा तो प्राइस ऊपर जाएगी, अगर डिमांड बुरा रहा तो प्राइस नीचे जाएगी। तो अब हम समझ लेते हैं ट्रेडर और इन्वेस्टर में डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए खेलता है, या ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करता है। आपने देखा होगा रेड एंड ग्रीन कैंडल, ये जो चार्ट्स बने हुए होते हैं उन चार्ट्स को कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। ओके, टेक्निकल एनालिसिस की भी और फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सीरीज हमने हमारे चैनल पे डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ओके, बट
और सेकंड होता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या? फंडामेंटल एनालिसिस मतलब बिजनेस मॉडल को पूरा स्टडी करना कि ये कंपनी करती क्या है, वो प्रॉफिट कितना कमा रही है, वो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, उसका ईपीएस क्या है, पीई क्या है, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करना। मतलब मान लो मैं मारुति का स्टॉक अगर एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं उसे कंपेयर करूंगा टाटा मोटर्स के साथ, ताकि कंपेरिजन में कौन अच्छा कर रहा है ये हम देखते हैं। उसके बाद उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका वैल्यूएशन किया जाता है। ये कंपनी में अगर 100 रुपए पे खरीद रहा हो तो इसकी वैल्यू सच में 100 रुपए है भी या नहीं, या उससे ज़्यादा है, उससे कम है, ये सब एनालिसिस हम जिसमें करते हैं ये हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, की बिजनेस मॉडल को हम फंडामेंटल एनालिसिस में समझते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस अगर हम देखें तो ये चार्ट की लैंग्वेज होती है। कुछ इंडिकेटर्स वहां पे होते हैं जैसे कि आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, या प्राइस की जो मूवमेंट होती है उसके बेसिस पे क्विक प्रॉफिट बुक करना ये ट्रेडर्स का काम होता है। अब आपको ये जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी ने कैश कितना है, कंपनी ने डेब्ट कितना लिया, ये कहां से मिलेगी? तो इसी के लिए होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या? कंपनी अपने 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है। तो वो कौन से? सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या? जहां पे कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, कंपनी का सेल्स कितना है, ये सब उसमें दिखाया जाता है। सेकंड होता है हमारा कंपनी का बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मतलब क्या? कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटीज क्या क्या है, शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये दिखाया जाता है। प्लांट्स, बिल्डिंग, इन्वेंट्री अगर कंपनी परचेस करे तो कितना करे, लायबिलिटीज अगर कोई लोन देना है कंपनी को वो लायबिलिटी हो गई तो लायबिलिटीज कितनी कंपनी के पास, ये सब हम बैलेंस शीट में देख सकते हैं। और थर्ड होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। पे कंपनी बताती कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंपनी ने कितना पैसा कमाया, अगर कंपनी ने कहां पे इन्वेस्ट करा हुआ है तो वहां से कंपनी ने कितना पैसा कमाया, और अगर डिविडेंड कंपनी देती है कहां से कितना पैसा आ रहा है और कहां पे कितना पैसा जा रहा है। कैश का कंप्लीट फ्लो जिस स्टेटमेंट में कंपनी हमें दिखाती है उस स्टेटमेंट को कहा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं ये पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि हो गया पी रेशियो हो गया, ईपीएस हो गया। ईपीएस मतलब क्या? अर्निंग पर शेयर। अगर आप एक शेयर बाय कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आपको कितनी अर्निंग मिलेगी ये बताता है ईपीएस। उसके बाद आरओई हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी। हमने जो इक्विटी इन्वेस्ट की है उस पे कितना रिटर्न कंपनी जनरेट कर रही है। आरओसी हो गया, जितना कैपिटल कंपनी में इन्वेस्टेड है उस पे कंपनी कितना पैसा बना रही है। उसके बाद होता है करंट रेशियो की कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये करके करंट रेशियो आता है। तो कंपनी फ्रीक्वेंटली कर रही है काम, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा है भी या नहीं, और कैश कितने रिजर्व्स कंपनी कर रही है, इसके लिए अलग अलग रेशियोज के एनालिसिस करके हम पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो अब ये हो गया हमारा स्टॉक का एनालिसिस। लेकिन आप 2 टाइप से आप इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला होता है डायरेक्ट स्टॉक। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस आपको आता है, टेक्निकल एनालिसिस आपको आता है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक पिक कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। लेकिन अगर आपको कुछ भी पता नहीं तो आप चाहते हो कि आपके बेसिस पे कोई मैनेजर हो जो कि आपके बेसिस पे स्टॉक पिक करे, हम सिर्फ वहां पे इन्वेस्ट करें, वो हमें बाकी का डाइवर्सिफिकेशन दे दे, तो इसी के लिए बने होते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जहां पे प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज डाल दिए, तो अब वहां पे जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन, आपके जैसे बहुत सारे लोग वहां पे 1000 2000 करोड़ों में लोग पैसा डालते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये सब फंड कलेक्ट किया जाता है और इसी फंड को एक प्रोफेशनल वे से डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपका पैसा प्रोफेशनली मैनेज हो। अगर आप बिगिनर हो तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की तरफ आप जा सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो जो हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं वो रिस्क मैनेज करते हैं, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? कभी भी मान लो आपने एक ही कंपनी में आपका पूरा का पूरा पैसा डाल दिया, लेकिन अगर उस कंपनी के बारे में कुछ बुरी न्यूज आती है, उस सेक्टर के बारे में कुछ बुरी न्यूज आती है, तो आपका पैसा वहां पे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो पूरे के पूरे 1000 रुपीज एक ही कंपनी में मत डालो, 3-4 अच्छी अच्छी कंपनियां चूज करो अलग अलग सेक्टर की, और उनमें आपका थोड़ा थोड़ा पैसा डालो ताकि आपकी रिस्क कम हो जाए। वहां पे अगर कोई इंडस्ट्री अच्छा नहीं करती, अगर वो स्टॉक गिरता भी लेकिन दूसरा जो होता है उसने अगर अच्छा कर दिया तो वो आपकी रिस्क जो है वो कम कर देता है। तो इसी को कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा अलग 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 सिक्योरिटीज में डाले ताकि आपकी रिस्क कम हो सके। तो हम अब देखेंगे साइकोलॉजी। तो मार्केट में नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो साइकोलॉजी हो वो। क्यों? क्योंकि
कई बार क्या होता है, अगर आपका टारगेट भी अचीव हो जाए उसके बाद भी आप ग्रीड की वजह से आपका टारगेट बुक नहीं कर सकते, कई बार फेयर की वजह से आप कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद फोमो होता है कि अगर मान लो पूरे न्यूज चैनल पे वही स्टॉक चल रहा है, सब तरफ वो चल रहा है, तो आप फोमो में आ जाते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं ये रैली मिस ना कर दूं इसलिए आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपको मार्केट में डिसिप्लिन तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट अलग है, मेरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट अलग है, अगर कोई 50 साल का बंदा अगर इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट अलग है, तो ये हम एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपके एनालिसिस के बेसिस पे कहीं पे भी आपको ग्रीड में नहीं आना है, आपको फोमो में नहीं आना है। अगर आपके एनालिसिस में वो कंपनी आ रही है, आपके ऑब्जेक्टिव को वो मैच करनी, तभी आपको उसे खरीदना है। तो अब ये सब हमने मार्केट का ओवरऑल देख लिया, तो अब क्या होता है, अब होता है हमारा पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो मतलब क्या, आप जो भी अलग अलग सिक्योरिटीज खरीदते हो उस सब सिक्योरिटीज को, जो आपका एक पूरा बास्केट बनता है सिक्योरिटीज से, उसे कहा जाता है पोर्टफोलियो। तो जब भी कभी आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो उस पोर्टफोलियो में अलग अलग एक्सपोजर होना चाहिए। मतलब क्या, थोड़ा उसमें म्यूचुअल फंड होना चाहिए, कुछ वहां पे लार्ज कैप स्टॉक होने चाहिए ताकि आपको स्टेबिलिटी दे, कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक होने चाहिए ताकि आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप की तरफ भी जा सकते हो। तो इन सब सिक्योरिटीज का मिक्सचर करके थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर भी आप खरीद सकते हो। तो गोल्ड और सिल्वर आपको कैसे खरीदना है, ईटीएफ के जरिए आप वो खरीद सकते हो। और ये सब कॉम्बिनेशन से आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना है ताकि आपकी रिस्क वहां पे कम हो सके और आपका रिटर्न पोटेंशियल वहां पे बढ़ सके। अब ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो दे दिया, लेकिन इसमें हर एक टॉपिक के पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्शन करना है इसका पूरा डिटेल वीडियो हमने सीरीज बनाए हुए। उसके बाद टेक्निकल की पूरी सीरीज है, फंडामेंटल की पूरी सीरीज है, अगर वो आप नहीं देख रहे तो वो देख लो ताकि आप और डिटेल में जा सको। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ये क्या होता है। म्यूचुअल फंड की पूरी सीरीज मैंने बना के रखी हुई है। तो अब कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं और 95% लोग उसी वजह से जो पैसा गवाते हैं, ऐसी कॉमन मिस्टेक जो सेबी हमें बताती है, तो वो कॉमन मिस्टेक हम देख लेते हैं। सबसे पहले टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करना, मतलब मान लो मेरे दोस्त ने मुझे टिप्स दे दी इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। कभी भी ऐसा मत करो। टिप्स के बेसिस पे जब भी कभी आप इन्वेस्ट करोगे 99% ऑफ द टाइम्स आप वहाँ पे पैसा गवाते हो, ये बात ध्यान में रखो। टेलीग्राम में टिप्स ले ली, व्हाट्सअप में टिप्स ले ली, किसी दोस्त ने बता दिया, नहीं भाई, वो उसे फंडामेंटल एनालिसिस आता है क्या, उसे पूछो। अगर कोई भी आपको कोई टिप दे रहा है उसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, पी बता, उस कंपनी का पी बता। और अगर उसने बता भी दिया तो उसे बताओ पी मतलब क्या होता है। अगर ये उसने बता दिया तो मान लो उसे फंडामेंटल एनालिसिस आता है, नहीं तो उसे आता ही नहीं। तो ये इसके जो है ये आपको आए, आप पी बता सको, इसके लिए भी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देखो ताकि आपको भी ये सब चीजें पूरे डिटेल में पता चले। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लेना। कभी नहीं, ये जो लोग होते हैं मान लो वो इतना ही अच्छा पैसा कमा रहा है तो वो आपको कोर्स क्यों बेचते हैं, आपको टिप्स देने के लिए उनके पास टाइम क्यों रहता है, ये बात सोचो। उसके बाद पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेनी स्टॉक में जो 1 रुपए में, 2 रुपए पे, 5 रुपए पे मिल रहा है स्टॉक, उसमें इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं होता। अगर वो 5 रुपए पे मिल रहा है तो उसकी कुछ तो मार्केट में मतलब वैल्यू नहीं है, इसलिए वो आपको 5 रुपए पे मिल रहा है। ऐसे ही कोई भी स्टॉक नीचे आपको मिलता नहीं। तो अगर मान लो, अब ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, अगर मान लो कोई स्टॉक 1000 रुपीज पे चल रहा है और कोई स्टॉक 2 रुपए पे चल रहा है, तो 2 रुपए स्टॉक वाला स्टॉक सस्ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट में ये अलग साइकोलॉजी होती है। अगर मान लो दोनों कंपनियां, 2 कंपनियां मैं ले लेता हूं, 2 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब पूरा का पूरा जो उस कंपनी का वैल्यू 1 लाख रुपए है। ओके, तो अब 1 लाख रुपए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, दोनों सेम कंपनी है। अब एक कंपनी अपने 50,000 टुकड़े कर देती है, तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हुई? 2 रुपए। और एक कंपनी अपने सिर्फ 100 टुकड़े करती है, तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हुई? 1000 रुपीज। आया ध्यान में? नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ते हैं तो सिर्फ प्राइस कम होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर देखें, दोनों कंपनियां सेम है, मतलब दोनों का परफॉर्मेंस सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ अगर वो अपने टुकड़े ज्यादा लोगों में बांट रही तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कंपनी हमें सस्ते में मिल रही है। प्राइस से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है। इसीलिए आपको डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा, ये बात ध्यान में लो। ओके, और बिगिनर्स के लिए मैं आपको एक रोड मैप, आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो अब आप थोड़ा सा बेसिक सीखो, जैसे मैंने आपको बेसिक अभी बता ही दिया। लेकिन इसके बाद आपको क्या सीखना चाहिए? आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के साथ शुरू करो। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आएगा आपका? सबसे पहले तो डीमैट अकाउंट खोल लो। डीमैट अकाउंट अगर आपका नहीं है तो ग्रो और जीरोधा मैंने आपको बताया, वहां पे जाके खोल लो। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस का जो बताया कि कंपनी का बिजनेस मॉडल समझो। मतलब क्या कि मान लो मैं देख रहा हूँ टाटा मोटर्स हो गया,
तो मैं बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करो कि कंपनी पैसा कहाँ से कमा रही है, कंपनी करती क्या है, ये सब चीज़ें। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, वो पढ़ना सीखो। इनकम स्टेटमेंट कैसे पढ़ा जाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे पढ़ा जाए, पीएनएल कैसे पढ़ा जाए, एसेट्स एंड लायबिलिटी जो होती है कंपनी को वो कैसे प्रेडिक्ट की जाए, और उसके बेसिस पे कंपनी के वैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं वो सीखो। और उसके बाद आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पता नहीं, आपको बेसिक है और आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते और आप कहोगे मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप ईटीएफ या म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो, जहां पे आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर पूरे मार्केट का मिल जाता है। तो दोस्तों, आज आपने ये सिर्फ एक वीडियो नहीं देखी, तो आपने एक नए स्किल की फाउंडेशन रखी है। और याद रखो, स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी नहीं, ये पेशेंस, नॉलेज और डिसिप्लिन का गेम है। अगर आप सिर्फ रोज 30 मिनट भी आपके फाइनेंशियल लर्निंग में अगर देते हो, तो अगले कुछ सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। तो अगले पार्ट में मैं आपको कंपनी का लाइव एनालिसिस करके दिखाऊंगा। इसके लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहो। इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपके कोई फ्रेंड है जिनको भी आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर भी करना। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।